नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज सामाजिक जो अपनी ज्योग्राफी वाले पार्ट चल रहा है उसमें चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। जैसा आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हो, क्लास 7 में मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन और संचार। ठीक है, इसके विषय में आइए अध्ययन करते हैं। मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 1 में आप पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन समय के साथ उसने नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन, घर बनाने, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया। इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। बस्तियाँ वे स्थान हैं जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे हम इसको? बस्तियाँ, वैसे आप सब जानते हैं, इन शब्दों से परिचित हैं। बस्तियाँ वे स्थान हैं जहाँ लोग अपना क्या बनाते हैं? घर बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं प्यारे विद्यार्थियों? घर बनाते हैं। ठीक है, आगे चले। प्रारंभिक मनुष्य जो था वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करता था। ठीक है जो जब उन्हें फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना भी आवश्यक हो गया। ठीक है, धीरे धीरे जो पहले का मानव था, प्रारंभिक शुरुआत का, वो तो क्या करता था? वृक्षों पे, गुफाओं में, जंगलों में निवास करता था। ठीक है, तो फिर उसने धीरे धीरे फसलें उगाना शुरू किया। तो फसलें उगाने शुरू किया तो उसको एक स्थायी घर बनाने की आवश्यकता हुई और बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ। ठीक है, जहाँ पर नदियाँ थी, नदी घाटियाँ थी, वहाँ पर बस्तियों का विकास हुआ, क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं भूमि उपजाऊ थी। ठीक है, व्यापार, वाणिज्य भी निर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियाँ बड़ी होती गई। फिर धीरे धीरे व्यापार बढ़ा, है ना, और तो नई घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। क्या आपको सिंधु, टिग्रिस, नील एवं हांग ही नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यताओं के नाम याद है? तो आपको जैसे सिंधु के नदी के किनारे तो सिंधु सभ्यता हो गई। ठीक है, ये नील नदी अफ्रीका की है, तो वहाँ पर मिस्र की मिस्र की सभ्यता हुई थी। हांग हो या चीन की सभ्यता विकसित हुई थी। ठीक है, तो इन नदियों के किनारे इस तरह की सभ्यताएँ थी। बस्तियाँ स्थायी या अस्थायी हो सकती है। जो बस्तियाँ कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? अस्थायी बस्तियाँ, जो कुछ समय के लिए बनेगी। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवास अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। ठीक है, घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवास अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। कहाँ के लोग रहते हैं? तो घने जंगलों में रहने वाले, जहाँ गर्म और ठंडे रेगिस्तानों में जो रहते हैं, पर्वतों पर निवास करने वाले अक्सर जो लोग हैं वो अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। ठीक है, वे आखेट यानी शिकार, संग्रहण, स्थानांतरी कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज स्थायी बस्तियां हैं, इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। ठीक है, तो ये आप चित्र देख रहे हो, मानव बस्ती। तो कुछ ऐसे होते हैं जो स्थायी रूप से बसे होते हैं, कुछ लोग अस्थायी बस्तियों में निवास करते हैं। ठीक है, तो आइए अगले पेज पे पढ़ते हैं। मेरी का जन्मदिन था। केक काटने के लिए अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। ठीक है, आखिरकार थकी, खांसती, हाँफती हुई गुरप्रीत पहुंची। उसने बताया कि अत्यधिक यातायात जाम था। मेरी की माँ मिसेस थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाकर गहरी सांस भरी। ओह, हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद हाल ही में गांव से आया था। प्रसाद जो है हाल ही में गांव से आया था। उसने पूछा, शहरों में इतना प्रदूषण तथा यातायात जाम क्यों होता है? शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, मेरी के पिता मिस्टर थॉमस ने कहा। तो मेरी ने पूछा,
तब लोग शहर क्यों आते हैं? उसकी माँ ने उत्तर दिया, वे यहाँ नौकरी, बेहतर शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधा की तलाश में आते हैं, क्योंकि शहरों में ये सब चीज़ें आसानी से उपलब्ध होती है। जैसे यहाँ उद्योग हैं तो लोगों को नौकरी भी मिल जाती है, काम मिल जाता है, तो इसलिए लोग ज़्यादा शहरों में आते हैं। और शहरों में आने से जनसंख्या बढ़ती है तो वाहनों की संख्या भी बढ़ती है और इस तरह से प्रदूषण भी बढ़ता है। मेरी ने पूछा, तब लोग शहर क्यों आते हैं? तो उसकी माँ ने उत्तर दिया, वे यहाँ नौकरी, बेहतर शिक्षा सुविधा की तलाश में आते हैं। ठीक है। फिर मेरी ने पूछा, यदि इतनी अधिक संख्या में लोग शहर में आते रहेंगे तो ये सारे लोग कहाँ रहेंगे? मिस्टर थॉमस ने कहा, यही कारण है कि अत्यधिक जनसंख्या में गंदी बस्तियाँ एवं अवैध कब्जे वाली बस्तियाँ दिखाई देती है, जहाँ लोग भीड़ भाड़ एवं अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में रहते हैं। शहरों में जल एवं विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है। शहरों में जल एवं विद्युत की जो कमी है, लाइट की, बिजली की और पानी की, वो एक सामान्य समस्या है। प्रसाद ने कहा, हमारे गांव में बड़े सिनेमा घर, अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल एवं अच्छे अस्पताल नहीं हैं। ठीक है। प्रसाद जो गांव से आया था उसने कहा कि हमारे गांव में बड़े बड़े सिनेमा हॉल नहीं है, अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल नहीं है और अच्छे अस्पताल भी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि और सांस लेने के लिए ताज़ा हवा मिलती है। कहाँ पे? गाँवों में। जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के एक अस्पताल में लाना पड़ा था। तो ऊपर जो है सारी बातचीत हुई है, इससे आपको क्या पता चलता है, देखते हैं। ऊपर दिए गए संवाद से बस्तियों के दो विभिन्न चित्र हमारे सामने आते हैं, ग्रामीण और शहरी बस्तियाँ। गांव ग्रामीण बस्ती होती है जहां लोग कृषि करते हैं, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती है। सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं, जैसे ये देख रहे हो आप, ये सघन बस्ती है। और प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगल एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है। तो ये देखिए, एक घर यहाँ है, एक यहाँ है, फिर यहाँ बन रहा है, तो ये प्रकीर्ण, बिखरी हुई, फैली हुई बस्ती है। तो ये अक्सर कहाँ मिलती है? पहाड़ी क्षेत्रों में। आइए आगे देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है, अगले पेज से देखिए। तो जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है, वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टल्ट पर घर बनाए जाते हैं। चित्र 7.4 में देखो, जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है, भरता है, तो ऐसे ऊंचे वो मकान बना लेते हैं। नीचे पानी भी भर गया तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। गर्म जलवायु क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो गर्म जलवायु क्षेत्रों में मोटी जो दीवार होती है मिट्टी की, वो उसके घर बनाते हैं, जिनकी छतें फूस की बनी होती है, यानी घास फूस की छत होती है। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग कर घर बनाने में किया जाता है। ठीक है। नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती है। नगरीय बस्तियों में नगर छोटी और शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती है। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। अपने राज्य के कुछ गांवों, नगरों एवं शहरों के नाम लिखिए। आप लिख सकते हैं आराम से, अपने राजस्थान के बहुत से गांवों के नाम आप बता सकते हैं अपने आसपास के, और शहरों के नाम, नगरों के नाम बता सकते हैं। ठीक है। जितने भी जिला मुख्यालय हैं सब शहर हैं, और ऐसे और भी नगर भी हैं। ठीक है। तो आप आराम से बता सकते हैं। ठीक है। परिवहन, अब हम पढ़ेंगे परिवहन। परिवहन लोगों का एक सामान के आवागमन के साधन होते हैं, मतलब लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं, यानी लोगों के आने जाने के
और सामान को इधर से उधर ले जाने के जो साधन होते हैं वो परिवहन होते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था। प्राचीन काल में जब परिवहन के साधन ज़्यादा नहीं थे, विकसित नहीं हुए थे, तो उस समय लोगों को दूर जाने में, यात्रा करने में ज़्यादा समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। देखिए उस समय यातायात के साधन होते हैं, ये घोड़ा गाड़ी है। तो इस तरह से उससे पहले तो मानव घोड़ों के द्वारा ऐसे पैदल ही या कबूतरों के द्वारा ऐसे अपने संदेश भेजता था। फिर क्योंकि उस समय पहिए को ही नहीं जानता था मानव, फिर पहिए का आविष्कार हुआ, इसने ये ऐसे घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी आदि बनाना शुरू किया। फिर वैसे ही धीरे धीरे जब सभ्यता का विकास होता गया, संसाधन बनते गए, जुड़ते गए, नई नई चीज़ें बनती गई, उद्योग स्थापित हो गए, तो फिर मोटर गाड़ियाँ कई तरह के आविष्कार हो गए। तो हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल एवं ऊँट का उपयोग किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। ये ऐसे कुछ जानवरों के नाम हैं जो वहाँ अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे तिब्बत में याक होता है, ये एंडीज पर्वत में लामा होता है। तो प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुँचने में अनेक महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग से या स्थलीय मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत बना दिया, यानी अब हवाई जहाज़ वगैरह, तो दूसरे देश के लोग और हम भी दूसरे देशों में बहुत आसानी से और बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। हज़ारों किलोमीटर की दूरी घंटों में तय हो जाती है। तो देखते हैं आगे। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता है। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की बचत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ कुछ लिख रहा है, पढ़ते हैं इसको। परिवहन के उन साधनों की एक सूची बनाएं जिनका उपयोग आपकी कक्षा के छात्र स्कूल आने के लिए करते हैं। तो उसमें आप साइकिल लिख सकते हो, मोटरसाइकिल है, कोई कार से भी आ सकता है, वैन से आ सकता है, कोई बस से आता है, तो आप ये सारे इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज देखिए। परिवहन के 4 मुख्य साधन हैं: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। ठीक है, तो आप वैसे इन नामों से परिचित हैं। सड़क मार्ग आप सब जानते हैं, रेल मार्ग को भी जानते होंगे। जल मार्ग थोड़ा समझिए, जलीय मार्गों से यानी समुद्रों के रास्ते जो आवागमन होता है, ठीक है ना, वो जल मार्ग कहलाता है। ठीक, और वायु मार्ग आप जानते हो। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सड़क मार्ग। कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क है, यानी थोड़ा कम दूर जाना हो हमें तो उसमें सड़क सर्वाधिक उपयोगी होती है। सड़कें जो है पक्की एवं कच्ची दोनों प्रकार की हो सकती है। चित्र 7.6 और 7.7 में देखिए, ये पक्की सड़क है और यहाँ देखोगे ये कच्ची सड़क है। गांव की सड़कें हैं इस तरह की, या तो ये शहर की या बड़े बड़े हाईवेज़ होते हैं, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे। ठीक है, फिर आगे देखें। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है। मरुस्थलों में वनों एवं ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई है, यानी आज हर जगह सड़क बन चुकी है। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व में सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। कहाँ पर है ये? हिमालय क्षेत्र में मनाली से लेह का जो राजमार्ग है वो विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग कहते हैं, सबवे और फ्लाईओवर उत्कृष्ट संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या आप जानते हैं, यहाँ देखते हैं। जाइनिंग से ल्हासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। ठीक है, ये रिवर ट्रेन यहाँ चल रही है, ये समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर ऊंची है। तो जाइनिंग से जो ल्हासा के बीच चलती है। ठीक है,
ये तिब्बत चीन के उस साइड के हैं ये। तो अब हम पढ़ते हैं रेल मार्ग। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। ठीक है, पहले जो इंजन रेल का बनाया गया चला था सबसे पहले वो वाष्प का इंजन था, वाष्प इंजन या भाप का इंजन कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई। मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला है। उन्नत प्रौद्योगिकी के कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है, लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम है। भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है, ये एशिया में सबसे बड़ा है। ठीक है, तो भारत का जो रेल मार्ग है एशिया में सबसे बड़ा है, समझ गए। आइए देखते हैं अब जल मार्ग को नेक्स्ट पेज में। देखिए इसमें ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो ये रूस में है, जो पश्चिमी रूस से सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। ठीक है, तो यहाँ तो व्लादिवोस्टोक है, तो ये शुरू कहाँ से होता है, सेंट पीटर्सबर्ग रूस का जो क्षेत्र है, तो ये यहाँ से शुरू होकर के इस विश्व का सबसे लंबा है। तो सेंट पीटर्सबर्ग से ये चलता है प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक। ये प्रशांत महासागर तक, यहाँ तक इसका लास्ट पॉइंट है, यहाँ पहुँचती है ये ट्रेन। यहाँ से जो चलेगी मॉस्को, इसके जो नज़दीक जो शहर है कज़ान है, ये टेरिनबर्ग है, ट्यूमिन है, ओमस्क, कास्योनियास्कर और चिता, इस तरह के ये जो रेल मार्ग है सबसे लंबा है विश्व का। जलमार्ग में आइए देखते हैं। आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जलमार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग एवं समुद्री मार्ग। नाव व नदियाँ एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग हैं गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी। ठीक है, ये कुछ अंतर्देशीय जलमार्ग हैं। समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक दूसरे से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, तो समुद्री और महासागरीय जो मार्ग है उसका उपयोग मुख्य रूप से तो माल और सामान को एक दूसरे से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए किया जाता है। ये मार्ग पतनों से जुड़े होते हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पतन है, एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स में, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरिया, अफ्रीका में डरबन एवं केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। क्या आप विश्व में कुछ पतनों के नाम भी बता सकते हैं? तो ये विश्व के कुछ पतन हैं जो यहाँ हैं। और ये देखिए अंतर्देशीय जलमार्ग का एक चित्र। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। तो अब देखते हैं वायु मार्ग। 20वीं सदी के आरंभ में विकसित ये परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है, सबसे तेज़ गति से चलने वाला। आप जानते हो ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है, क्योंकि इसमें जो ईंधन है बहुत महंगा। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे एवं तूफान से खूब प्रभावित होता है। ये यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दूर स्थानों तक पहुँच सकता है। विशेष रूप से जहाँ सड़क और रेल मार्ग नहीं है, हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े एवं दवाएं बांटने के लिए एक बहुत ही उपयोगी साधन है। जैसे कहीं भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो उस समय हेलीकॉप्टरों के द्वारा ही राहत सामग्रियाँ पहुँचाई जाती है। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पतन हैं दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एवं काहिरा। तो 7.9 का जो चित्र है इसमें देखेंगे। यहाँ तो देखिए आप हेलीकॉप्टर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, 7.10 में संचार माध्यमों का ये विकास है। इस तरह से धीरे 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 धीरे, तो पहले तो व्यक्ति ऐसे ही एक दूसरे को दिया करता था
फिर ऐसे कबूतरों के माध्यम से संदेश भेजा, फिर डाक के माध्यम से, फिर ये समाचार पत्रों के माध्यम से, और आज तो देखिए क्या हो गया है। तो ये अब संचार पढ़ेंगे। संचार दूसरों के पास एक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है। चित्र 7.10 में संचार तंत्र के विकास का वर्णन करता है। दिख रहा है आपको, ये पहले व्यक्ति स्वयं इस तरह से कहते थे एक दूसरे से समाचार, फिर कबूतरों के माध्यम से, फिर डाक के माध्यम से, फिर समाचार पत्रों के माध्यम से, और आज तो कंप्यूटर, टीवी, टेलीफोन, मोबाइल, और आज तो पता नहीं क्या क्या दुनिया भर के साधन हमारे सामने हैं। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा एवं मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। समाचार पत्रों में, रेडियो, टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, यानी बातचीत कर सकते हैं और उनके समाचार सुन सकते हैं, देख सकते हैं, इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। सैटेलाइट के संचार में तीव्रता आई। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम का पूर्वानुमान, आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक होते हैं। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। आज सेलुलर फ़ोन के द्वारा बतौर बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, अभी तो इनसे हमारा जीवन अधिक सुखमय भी बन गया है। अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज या सिनेमा या होटल तक के लिए टिकट आरक्षित करवा सकते हैं। ठीक है ना, आज को आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से न जाने क्या क्या किस किस के टिकट आप बुक कर सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों एवं सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम एक बृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था, कंप्लीट हो गया। ये चित्र आप देख लेते हैं एक बारी। तो ये विश्व का प्रमुख समुद्र और हवाई पतन है, हवाई मार्ग है। तो जो रेड रेड सी लाइनें आपको दिख रही है, ये वायुमार्ग है। ब्लैक सी जो दिख रही है वो प्रमुख समुद्री हवाई पतन है, और डॉट डॉट वाले जो हैं वो जल मार्ग है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं बताऊँ आपको। ये जो देख रहे हो अफ्रीका, ये अपना एशिया है। इधर ये यूरोप है, और यहाँ ये ऑस्ट्रेलिया है। तो ये देखो यहाँ सिडनी है। सिडनी जो है प्रमुख समुद्र और वायु पतन भी है यहाँ पे। और पर्थ में ये वायु मार्ग, जल मार्ग और तीनों ही हैं। ठीक है, अपने यहाँ देखिए ये कोलंबो श्रीलंका है, और ये भारत है। यहाँ से जो चेन्नई है, मुंबई है, और ये कोलकाता, दिल्ली, ये 4 महानगर है अपने बड़े बड़े। तो यहाँ हवाई सेवा है। ठीक है, वायु मार्ग है, ये वायु मार्ग है। तो दिल्ली से जैसे ये टोक्यो जापान के लिए उड़ान है, यहाँ से ये अपने अदन ये पश्चिमी देशों के लिए। ठीक है, तो इधर भी ये मास्को वगैरह इधर यहाँ से जाती है। कोलंबो के लिए भी है यहाँ से ये श्रीलंका। ठीक है, फिर ये इधर सिंगापुर वगैरह वगैरह। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल यहाँ ऑस्ट्रेलिया तक, सिडनी तक आती है। जैसे कहीं है, पूरे विश्व में इस तरह का जाल फैला हुआ है संचार के साधनों का। तो एशिया के बाद आप अफ्रीका को देख लीजिए, ये अफ्रीका है। फिर अब चलो आपको ले चलते थोड़ा उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की तरफ। ये देखिए उत्तरी अमेरिका और ये नीचे दक्षिण अमेरिका। तो विश्व के लगभग सभी देशों तक वायुयान और समुद्री मार्ग की पहुंच है। ठीक है, अपने भी मुंबई और कोलकाता में समुद्री मार्गों के द्वारा इधर से उधर आवागमन होता है। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो इसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है, कल के लिए बहुत कुछ बाकी है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं आपके
जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें भेज दिया जाएगा। ओके, धन्यवाद।